हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्था हब। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सिलेबस की, सीबीएसई बोर्ड की। सो बेसिकली इस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि आपके जो सेशन 23-24 है उसमें क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से आपको बेसिकली अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यूनिट वाइज हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का सिलेबस है 23-24 सेशन का। आप यहाँ पर सिंपल देख पा रहे होंगे कि जो थ्योरी का है बेसिकली पोर्शन वो आपका 80 मार्क्स का है और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का है। सो ओवरऑल जो बेसिकली आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम एलोकेट किया गया है वो 3 आवर्स का एलोकेट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की। क्लास 12 में दो बुक्स हैं सीबीएसई बोर्ड में। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज MA मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और पार्ट बी जो है हमारा वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो आ रही है पार्ट ए वो 40 मार्क्स की आ रही है और इंडियन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है आपका वो भी 40 मार्क्स की आ रही है। बाकी के जो 20 मार्क्स हैं आपके वो प्रोजेक्ट वर्क के हो जाएंगे, ठीक है। सो ये 40 मार्क्स हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और ये जो 20 मार्क्स आपका है ये बेसिकली हो गया है प्रोजेक्ट वर्क का। क्लियर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं यूनिट वाइज चीज़ों की। सो देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट्स पे जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ध्यान रखिएगा कि जो बुक्स होती हैं उनमें आपको चैप्टर वाइज दिया रहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट की, दिस इज द यूनिट नंबर 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैप्टर एंड यूनिट? यूनिट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स। जो यूनिट होती है ये चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन करके और तब बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी रिफ्रेशर्स होती है, आप वीके ओरी पढ़ते हैं या संदीप गर्ग पढ़ते हैं या फिर अलग जो पब्लिकेशंस की जो बुक आती हैं आप उनको पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, ठीक है। बट जो सीबीएसई सिलेबस देती है वो पूरा का पूरा यूनिट वाइज देती है। अब देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब इसमें आपको पढ़ना रहेगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ने हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि 2 सेक्टर मॉडल होगा, ठीक है। और नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के तीनों मेथड, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड मेथड, वो आप पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी एंड वेलफेयर, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो यूनिट 1 के अंदर कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिए, जब आप इस पूरी यूनिट को आप कंसीडर कर लेंगे, ये पूरी यूनिट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी यूनिट नंबर 1, तो इस पेज के अंदर आप देखिए जो यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बेसिकली 10 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ लेते हैं, स्टॉक फ्लो समझ लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपके 10 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद ये पूरी यूनिट आपको देगी 10 मार्क्स। यूनिट नंबर जो आपकी 2 है वो अगेन मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। और यहाँ देख लीजिए, आपको जो मनी एंड बैंकिंग आ रही है यूनिट, वो कितने मार्क्स की आ रही है? 6 मार्क्स की आ रही है। तो मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, कुछ बुक्स होंगी जिसमें बैंकिंग का अलग चैप्टर बना दिया जाता है, मनी एक अलग चैप्टर बना दिया जाता है। बट जब भी आप पढ़ें तो यूनिट वाइज पढ़ें, सिलेबस सामने रख के पढ़ें, आपके सिलेबस में क्या है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल हैं, वो सारी चीज़ें देख करके अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो मनी एंड बैंकिंग में आपको बेसिकली मनी की मीनिंग, फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली M1 M2 M3 ये पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, इसमें पूरा आपका RBI आ जाएगा, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब इसको आप बेसिकली कंप्लीट करेंगे मनी एंड बैंकिंग को, तब जाके आपका बेसिकली 6 मार्क्स जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये बेसिकली आपको 12 मार्क्स की आपके एग्जाम में ये कंसीडर किया जाता है।
ध्यान रखिएगा जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और मनी एंड बैंकिंग है, इन दोनों चैप्टर्स को, दोनों जो यूनिट्स हैं इनको लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपसे पूछा जाता है वो एक यहाँ पर देखिए डिफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड, आपसे कहा जाएगा कि एक्सेस डिमांड और जो डिफिशिएंट डिमांड है इनको हम करेक्ट कैसे करें इकोनॉमी में, या फिर आपसे इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट में कह दिया जाएगा। तो आपको ये करना है हाउ वी कैन करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप बाय यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। हम जानते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली आरबीआई बनाती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो आपसे क्वेश्चन कह दिया जाएगा हाउ वी कैन करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप यूजिंग द टूल ऑफ रेपो रेट या फिर यूजिंग द टूल ऑफ रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आप इन दोनों यूनिट को लिंक करके पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली आपकी 12 मार्क्स की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिए जो यूनिट नंबर 4 है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और ये जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है ये आपकी बेसिकली 6 मार्क्स की आएगी अगेन आपके एग्जाम में। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी, जैसे हमें पता है बेसिकली आर्टिकल 112 के अंदर हम बेसिकली जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया की बात करते हैं वो हमें यहाँ से परमिशन ग्रांट होती है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट पता होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ये पूरी यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपके 6 मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपके एग्जाम में जो आ रही है वो देखिए अगेन कितने मार्क्स की आ रही है, 6 मार्क्स की। ठीक है, तो 3 यूनिट्स यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग, ये आपकी 6 मार्क्स की आ रही हैं। नेशनल इनकम 10 मार्क्स का और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन 6 मार्क्स का। अब कुछ बुक्स होंगी जिसमें आपको 2 चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के दे दिया जाएगा, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट बना के दे दिया जाएगा, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बना करके दिया जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि चैप्टर को लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एफर्ट कम डालना पड़ेगा, रीजनिंग को अप्लाई करिए कि ये चीजें हो कैसी रही हैं। याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से रीजनिंग अप्लाई होता है। अगर आप उसके थ्रू करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रट्टा मार के करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज़ दिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दिस, तो आज नहीं तो कल आप भूल जाएंगे और क्वेश्चंस जो आते हैं वो चेंज होकर के आते हैं। वहाँ पे बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लें ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, सैम्पल पेपर जो होते हैं उनसे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखिए यूनिट नंबर 6 है। ये जो यूनिट 6 है ये आप पूरा अगर देखें तो ये यूनिट 6 बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। इस यूनिट 6 में 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये देखिए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की बात कही गई है 1950 टू 1990, और लास्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, दैट मींस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप यूनिट 6 जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको कंसीडर करते हैं तो देखिए जो टोटल मार्क्स एलोकेट किए गए हैं वो कितने मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, 12 मार्क्स। तो 3 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके 12 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर 1947 की सिचुएशन, देन हमने बात किया सेकंड चैप्टर की इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, and then after basically 1990 that is the LPG, liberalization, privatization and globalization। तो ये आपको 12 मार्क्स देगी। यूनिट नंबर 7 देखिए करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है बेसिकली ये आपको जो मार्क्स देगी बोर्ड एग्जाम में वो आपको 20 मार्क्स स्कोर कराएगी। ये देखिए करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 20 मार्क्स का है। लास्ट ईयर इसमें से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बट इस बार इन्होंने इसको 20 मार्क्स कर दिया है। और इसमें आपके बेसिकली 4 चैप्टर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4 चैप्टर्स आपको बेसिकली 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कराएंगे।
इसी तरीके से यूनिट वाइज चीज़ें देखिए, उसको पढ़िए, किस चैप्टर से कितना आ रहा है, सारी चीज़ें एलोकेट कर दी जाती हैं। उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, तो कहीं न कहीं आप बेसिकली आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, आप लापरवाही कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, तभी न तभी आपके बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद में देखिए यूनिट नंबर जो आपने 7 देखी, एक लास्ट यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। नेबर्स में 3 है हमारे पास में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ये लास्ट चैप्टर होता है जिसमें हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। ठीक है, लास्ट ईयर ये जो यूनिट थी वो बेसिकली थी 6 मार्क्स की, इस बार इन्होंने कर दिया है 8 मार्क्स की। तो अगर आप ये चैप्टर खत्म करते हैं तो बेसिकली आप 8 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से एलोकेट किया है बोर्ड ने मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 4 मार्क्स का, यूनिट वाइज हम लोगों ने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, बुक्स में देखिए बेसिकली स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है सीबीएसई की तरफ से वो है एनसीईआरटी। I strongly recommend to you, please read Indian Economic Development by NCERT। जो NCERT है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत अच्छी बुक है, प्लीज इसको रीड करिए। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ दी कॉलम पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलता। तो उसके लिए आप एक रिफ्रेशर जरूर रखिए साथ में, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली आपको रिफ्रेशर जो है, जो क्लास 11th की है, ये तो आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये भी आप एनसीईआरटी देखिए और साथ में रिफ्रेशर आप जो भी यूज करना चाहें वो यूज करिए। एनसीईआरटी में जैसे सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मनी एंड बैंकिंग जरूर देखिए, लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर्स वो जरूर देखिए एनसीईआरटी से, और साथ में एक रिफ्रेशर यूज करिए प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। सपोज करिए आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है, एपीसी कैलकुलेट करना है, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो जब तक इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए, लेकिन रिफ्रेशर के लिए बेसिकली आप जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिफ्रेशर परचेज करनी चाहिए और उससे क्वेश्चन मोस्टली अटेम्प्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम, जो कि प्रोजेक्ट का जो आपका 20 मार्क्स का बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे बेसिकली जो मार्क्स एलोकेशन है वो देखिए क्या है। रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, बेसिकली उसके आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, क्या टॉपिक आपने लिया हुआ है। ठीक है, रिसर्च वर्क उसके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन टेक्निक आप किस तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसके 3 मार्क्स, और जो वाइवा होता है बेसिकली वो 8 मार्क्स का होता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, जो प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का होगा बोर्ड की तरफ से। ठीक है, बोर्ड ने कुछ बेसिकली जो आपके टॉपिक्स हैं क्लास 12 में वो भी डिफाइन किए हुए हैं, और इनके अलावा जरूरी नहीं है कि आप यही टॉपिक चूज करें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिंपल मेंशन कर दिया गया है एनी अदर टॉपिक, आप और कोई भी टॉपिक अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सीबीएसई ने रेकमेंड किए हैं। कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, जैसे ई रूपी ये ऐड हुआ है, G20 आपका ऐड हुआ है, कैशलेस इकोनॉमी ऐड हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनवायरमेंटल क्राइसिस, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, आत्मनिर्भर भारत है आपका, अमृतकाल है। ये जो टॉपिक्स है ये नए टॉपिक्स इस बार ऐड किए हैं सीबीएसई ने। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है, मैक्सिमम 3 इकोनॉमीज। ठीक है, जैसे आप लेना चाहें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ले सकते हैं, तो आपकी लास्ट यूनिट भी कवर हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके अकॉर्डिंग ये आपको सीबीएसई की तरफ से ये टॉपिक्स रेकमेंड किए गए हैं। तो इस तरीके से आप सिलेबस देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ताकि आप बेसिकली सिर्फ ये आइडिया आप लेकर के मत चलिए कि सिर्फ पास आउट होना है, आपको सिर्फ एक पास हो जाएं आप किसी तरीके से, वो मत लेकर के चलिए। आप अच्छी तरीके से सिलेबस को आइडेंटिफाई करिए, सिलेबस को, बुक्स को, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। सो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होंगे वो अच्छे आएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।